हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार। आज की इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे नमूना सहायक का जो अभी व्यापम द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन जो विज्ञान संकाय के स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न निकला है। उसमें एक सिलेबस है केमिस्ट्री का, उसमें एक चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी या इसी को रासायनिक गतिकी बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये बेसिकली पूरा थ्योरी क्लासेस है ना। इसके बाद हम लोग इसका एमसीक्यू भी देखेंगे, क्योंकि पहले थ्योरी का कॉन्सेप्ट हम लोग को क्लियर रहेगा तभी हम लोग को एमसीक्यू में ध्यान दे पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका पूरा थ्योरी देखेंगे। तो चलो देखते हैं कि क्या है थ्योरी पहले। ठीक है। ठीक है, तो रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं? तो रासायनिक बलगतिकी क्या होता है, ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं इसको। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग तीन टॉपिक्स पढ़ते हैं। रासायनिक बलगतिकी में तीन टॉपिक्स कौन कौन से हैं कि कौन सी कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं वो कैसी होती हैं। एक तो तीव्र होती हैं या फिर धीमी होती है। ठीक है, पहला टॉपिक ये हो गया। और दूसरे, रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। अभी कारक कौन कौन से हो सकते हैं? तापमान हो सकते हैं, सांद्रता हो सकती है और प्रेरक हो सकता है। ठीक है। और अभिक्रिया की क्रियाविधि। तीसरा है अभिक्रिया की क्रियाविधि, मतलब ये इसमें स्टेप्स को पढ़ेंगे। स्टेप्स मतलब कोई भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कौन कौन से स्टेप से होकर गुजरती है, तो हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अभिक्रिया का वर्गीकरण। अभिक्रिया का वर्गीकरण किया गया है। तो वर्गीकरण क्या है, किस बेसिस पर किया, देखते हैं कि कोई भी अभिक्रिया होती है वो किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहला है अति तीव्र, मतलब कोई कोई अभिक्रिया कैसी होती है, तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया किसको कहेंगे, मतलब जैसे कोई रिएक्टेंट हो, कोई अभिकारक है, वो दो अभिकारक मिले और तुरंत मिलाते ही तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तुरंत रिएक्टेंट तुरंत किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया मिलाते ही। तो इसको क्या बोलते हैं, तीव्र अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीव्र अभिक्रिया बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल इसकी बात करें तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं लिखा है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। आप लोग अपने कॉपी में नोट्स में लिख लीजिएगा। जो अम्ल क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, मतलब जो एसिड होता है और जो बेस होता है, एसिड और जो बेस को हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। क्या बोलते हैं? सॉल्ट बनता है। इसको कौन सा क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण बोलते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये सबसे तीव्र अभिक्रिया होगा। उसके बाद होता है मध्यम वेग अभिक्रिया। मध्यम का मतलब जो बहुत तेजी में चलता है ना, और न बहुत ही धीमी चलती है, ये मध्यम वेग का अभिक्रिया है। ठीक है, तो इसमें वही लिखा गया है। इसमें मध्यम गति से होती है, आसानी से इसको मापा जा सकता है। इसमें अध्ययन अध्ययन जो इस चैप्टर का जो मेन अध्ययन है, मतलब जो रासायनिक बलगतिकी है, ये मध्यम वेग की अभिक्रिया पर ही डिपेंड करता है ना। तो रासायनिक बलगतिकी मुख्य रूप से इन्हीं अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है, मॉलिक्यूलर होती है। कैसी होती है, याद रखेंगे कैसे होती है प्रकृति, मॉलिक्यूलर। यहाँ पर जो जो भी चीज यहाँ पर आपको नोट्स दिखाई दे रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी के हिसाब से आता है। तो एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए ही और इसको जो व्यापम का लेवल है उसके हिसाब से ही इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है। तीसरा होता है अति मंद वेग से वाला अभिक्रिया। अति मंद वेग में क्या होता है कि वे अभिक्रिया जो बहुत ही, मतलब बहुत ही धीरे होगा, इसको कंप्लीट होने में, मतलब रिएक्टेंट क्या होगा, रिएक्ट करेगा किसी और से, जैसे ऑक्सीजन से गिरेगा। जैसे लोहा, लोहा क्या होता है, एफ होता है, उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करा। जैसे हम लोग कहीं बाहर रख दिए लोहे को तो क्या लगेगा, उसमें जंग लग जाता है ना। तो क्या बनाता है, आयरन में जंग, मतलब जंग लग जाता है। तो उसका फार्मूला क्या होता है, Fe2O3.XS2, ये बन जाता है, जंग हो लग जाता है ना। तो जंग क्या होता है, इसी का ये एग्जाम्पल है, किसका, जो अति मंद अभिक्रिया से चलता है तो हमें जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन इसको बोलते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या होता है। इसमें आपका शॉर्ट फॉर्म में आपको फार्मूला क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसका फार्मूला हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो क्रिया कारक होते हैं, क्रिया कारक जिसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, या उत्पाद है ना, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक है, ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। मतलब कोई इकाई समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों या उत्पादकों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की गति कहते हैं या अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ये इसका फार्मूला होता है, याद रखेंगे। अब इसको शो कैसे करते हैं, इसको लिख लेते हैं। इसको हम लोग शो कैसे करते हैं, तो अभिक्रिया की जो वेग है, उस ऊपर में क्या लिखते हैं हम लोग, अभिकारक और या उत्पाद की सांद्रता।
तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अभिक्रिया का वेग इक्वल टू प्लस माइनस, प्लस माइनस का मतलब आपको बताता हूँ, डीसी, डीसी को क्या है, सांद्रता है किसका, अभिकारक या उत्पाद की, बटे dt। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अब क्या होते हैं, अभिक्रिया का औसत वेग, औसत वेग में क्या होता है कि एक निश्चित और मापने योग्य, क्या बोले हैं, एक निश्चित और मापने योग्य समय अंतराल पर मापा गया अभिक्रिया का वेग औसत वेग कहलाता है। अब औसत वेग इसको शो कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं, जैसे मैं बताया था उसको अभिक्रिया के वेग को क्या बताते हैं, डीसी अपॉन dt लिखते हैं, ऐसा बताया थे ना। तब उसमें जो औसत वेग है उसको क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ऐसा इसको लिखेंगे, माइनस डेल्टा क्या लिखेंगे यहाँ पर अच्छे से लिख देते हैं, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, यहाँ पर सामने में क्या रहेगा, माइनस रहेगा। मैं यहाँ पर माइनस का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये औसत वेग है। इस प्रकार अगर ताक्षणिक वेग की बात करेंगे तो ताक्षणिक वेग में क्या होता है, सिर्फ जो वहाँ पर जो डेल्टा लिखा है उसकी जगह क्या लिखा जाता है, dt लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, dt लिखा जाता है, जैसे माइनस dt अपॉन, सॉरी, माइनस डी ए अपॉन डी टी, ऐसा लिखा जाता है माइनस में। ठीक है, एक बार अच्छे से लिख देते हैं, माइनस डी ए अपॉन डी टी, ऐसा इसको हम लोग लिखते हैं, किसको, ताक्षणिक को। ताक्षणिक मतलब क्या होता है, किसी क्षण के लिए, ताक्षणिक मतलब किसी क्षण के लिए। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया में रस समीकरण मिति देखते हैं। रस समीकरण मिति क्या होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, कि रस समीकरण मिति मतलब किसी अभिक्रिया को कैसे लिखते हैं, कैसे गुणांक में लिखते हैं, इसको हम लोग इसमें दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, चलो देखते हैं। ये कि यहाँ पर मैं एक बुक का पेस्ट है, ये एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, ये पेस्ट हम लोग करते हैं, किया हूँ यहाँ पर। तो ये देखो, ये क्या है, एक रिएक्टेंट है M1A और M2B, ऐसे रिएक्ट कराया है, और ये क्या वाला है N1P और N2Q, ऐसे कंटिन्यू सो ऑन चलता रहेगा। अब इसको दर्शाएंगे कैसे हम लोग, जो M1 है या उसको कैसे दर्शाएंगे, माइनस में, ये जो लेफ्ट साइड रहेगा उसको हम लोग कैसे में लिखेंगे, माइनस में, क्योंकि ये माइनस क्या है, रिएक्टेंट, क्योंकि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं तो कोई भी अभिक्रिया लिखते हैं तो क्या होता है, प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट होता है वो उसका सांद्रता, या बोले जाए तो क्या होता है, उसकी क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, बढ़ती जाती है। ये क्या है, उत्पाद है। ये ग्राफ को भी याद रखेंगे, ये क्या है, उत्पाद, ये क्या है, उत्पाद की सांद्रता धीरे समय के साथ क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। लेकिन क्या होता है, अभिकारक, जो अभिकारक जो रिएक्टेंट है उसकी सांद्रता समय के साथ क्या होती जाती है, घटती जाती है। ये किसकी सांद्रता है, अभिकारक की, क्या है, अभिकारक की सांद्रता है। तो ये याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो अभिकारक की सांद्रता घट रही है तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, माइनस में लिख देंगे, और उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है तो यहाँ पर इसको प्लस में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर समझ आ गया। अब इसको हम लोग कैसे सोच के, यहाँ देखो, इसको माइनस 1/m1 d/dt लिखे हैं, M1 को, उसी को M2 को कैसे लिखे हैं, बराबर माइनस 1/m2 dv/dt। देखो, अभिकारक को किस में लिख दिए, माइनस में लिख दिए, और उत्पाद को कैसे लिखेंगे हम लोग, प्लस में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जैसे कैसे लिखे, प्लस है यहाँ पर, कुछ नहीं मतलब प्लस है, 1/n1 dp/dt और बराबर 1/n2 dq/dt। कैसे लिखे हम, ये बटे में लिखना इसका मतलब तरीका है, इसको ऐसे ही बटे में ही लिखते हैं। देखो, सब में बटे में लिखे, प्लस प्लस और माइनस को यहाँ पर ध्यान रखना है, प्लस और माइनस को ध्यान रखना है। अब इसमें एक चीज को और समझना है अपने को, क्या वो चीज क्या है, अब ध्यान देखना। अगर बाय द वे यहाँ पर कुछ नंबर होता है, वन, जैसे वन को तो कुछ नहीं लिखते, यहाँ पर अगर टू है तो टू को कैसे लिखते, तो 1/n2 की जगह 1 यहाँ पर क्या हो जाता है, टू हो जाता है। अब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, समझ आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, देखते हैं, इसी में देखते हैं। ठीक है, जैसे एक अभिक्रिया है, क्या दिया है, N2 और H2, क्या है, N2 और 3H2 अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, 2NH3 बना रहा है। क्या बना रहा है, एक N2 है और 3H2 है, वो क्या बना रहा है, 2NH3 बना रहा है। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग इसको किस प्रकार लिखेंगे देखते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे देखेंगे, ये क्या है, अभिकारक है, ये दोनों अभिकारक है, तो अभिकारक को कैसे लिखेंगे, सांद्रता क्या होती है, dc/dt, dc/dt होता है, और इस किसकी सांद्रता है, N2 की, तो N2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, बराबर माइनस क्या हो जाएगा, dc/dt, dc/dt,
dc अपॉन dt, ऐसा लिखेंगे इसको। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, सामने में क्या है, 3 है, तो 3 को हम लोग कैसे लिखेंगे, मैं बताया हूँ, जो सामने संख्या होता है उसको 1/3 के रूप में लिखेंगे, तो -1/3 dc अपॉन dt लिखेंगे बराबर। अब वो यहाँ पर उत्पाद उत्पाद को प्लस में लिखते हैं, तो इसको +1/2 हो जाएगा। टू क्यों, क्योंकि सामने में 2 है, इस कारण से। यहाँ पर 3 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखे हैं, क्यों, यहाँ पर एक भी एक है, इसलिए इसको कुछ नहीं लिखा हूँ। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, dc अपॉन dt। dc किसका है, NH3 का। इसका अभिक्रिया किस प्रकार बनेगा, ये इस प्रकार से बनेगा। इसको हमेशा याद रखेंगे कि कैसे इसको बनाता है। नहीं समझ आया तो एक बार और देख लेंगे वीडियो को, समझ आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं वेग नियम। वेग नियम क्या होता है, वेग नियम क्या होता है, किसी निश्चित, देखो, किसी निश्चित ताप पर अभिक्रिया वेग क्रियाशील अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर है। किसकी सांद्रता पर, अभिकारक की सांद्रता। इसको जब अभिक्रिया का वेग क्या होता है, dx अपॉन dt या dc अपॉन dt लिख सकते हैं। इस पर डिपेंड कर रहा है अभिकारक, अभिकारक के कंसंट्रेशन या सांद्रता पर। तो यहाँ पर ए क्या है, सांद्रता है, यहाँ मतलब सॉरी, ए अभिकारक है यहाँ पर, और सी क्या है, अपना सांद्रता है। अगर इस समानुपाती स्थिरांक को हटा दिए जाए तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इक्वल टू के सी ए हो जाएगा। इसको हम लोग, जहाँ पर के क्या है, एक स्थिरांक है, क्या है, ये स्थिरांक है। और जो ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये जो के है, स्थिरांक वो किस पर निर्भर करता है, निर्भर किस पर करता है, इसको याद रखेंगे। तो प्रकृति और ताप पर निर्भर, किस पर करते हैं, प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है, याद रखें, किस पर निर्भर करता है, प्रकृति, मतलब किसकी प्रकृति, अभिकारक की प्रकृति पर, और उसकी सॉरी ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जैसे देखते हैं, यहाँ पर एक अभिकारक नहीं, कई अभिकारक हैं, यहाँ पर ए बी सी, 3 अभिकारक है और एक उत्पाद बना रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अब कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं, हम क्या बोलते हैं कि सांद्रता किस पर डिपेंड करती है, dx अपॉन dt समानुपाती किसका होता है, अभिकारक के। अभिकारक क्या है हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी और कंसंट्रेशन ऑफ सी। ठीक है, इस प्रकार। और जो सामने जो लिखा रहता है ए बी, जो स्मॉल में लिखा है, उसको हम लोग किस में लिख देते हैं, घात में लिख देते हैं, ए बी सी, ऐसा लिखेंगे। इसको हटा देंगे तो यहाँ पर के आ जाएगा, बाकी जैसे तैसे इसको जैसे कि तैसे उसको लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, वो क्या है, ये अभिक्रिया के वेग तथा विशिष्ट अभिक्रिया का वेग। इसको क्या है, हम लोग क्या, देखो वही वही टॉपिक आ रहा है, वैसे आपको लग रहा है, पर वही इसमें हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एक चीज को निकाल रहे हैं। इसमें क्या है, अभी अभिक्रिया का वेग क्या आता है, सांद्रता में परिवर्तन, ऊपर में क्या आता है, सांद्रता में परिवर्तन, किसका, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता बटे समय होता है, समय अंतराल या समय में परिवर्तन। ठीक है, अब इसका मात्रक तो भी हमको निकालना पड़ेगा। हमको मेन पूछ देता है ऐसा यूनिट, आजकल बहुत पूछा जा रहा है ऐसा यूनिट। अभी भी जो पेपर हुआ था प्रयोगशाला परिचारक, उसमें भी पूछा गया था। तो हम लोग इसमें देखते हैं, तो सांद्रता में परिवर्तन, तो सांद्रता का क्या होता है फॉर्मूला, या बोले जाए तो मात्रा क्या होता है, मोल लीटर, मोल प्रति लीटर होता है, क्या होता है, मोल प्रति लीटर। अब बटे में क्या है हमारे पास, समय है, तो समय देखो, इस सांद्रता का मात्रक हो गया मोल प्रति लीटर, और समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड। अब सबको ऊपर ऐसा लेके जाए तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स माइनस ए टी इनवर्स। तो इसका क्या हो जाएगा, ये यूनिट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इसका यूनिट्स हो जाएगा, याद आएगा, समझ में आएगा। इसको सांद्रता के मात्रक याद रखेंगे, मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से थे। अभिकारकों की प्रकृति हम लोग अभी देखें कि अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है बोले थे, और प्रकृति पर तो अभिक्रिया अभिकारकों की प्रतिकृति पर भी निर्भर करता है। आयनिक अभिक्रियाएं तीव्र गति से होती है, आयनिक अभिक्रिया कैसे होती है, तीव्र गति से होती है। सहसंयोजक बंधों वाली आणविक अभिक्रियाएं मंद गति से होती है। मतलब क्या बोल रहे हैं, जो अभिक्रियाएं होती है, अभिकारक होती है, आयनिक प्रकृति को, कैसे होगा, आयनिक प्रकृति का होगा, वो आसानी से तीव्र गति से अभिक्रिया देगी, लेकिन जो सहसंयोजक प्रतिक्रिया होता है वो मंद गति से देगा। ठीक है, दूसरा क्रियाकारक होगी सांद्रता का। सांद्रता बढ़ाने पर क्या होता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, मतलब याद क्या रखेंगे, सांद्रता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, क्रियाकारक की सांद्रता पर, मतलब सांद्रता बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद नीचे देखते हैं तापमान का प्रभाव। ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, ये भी डायरेक्ट है। उत्प्रेरक के ऊपर से कोई भी उत्प्रेरक होता है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग को क्या करता है, बढ़ाता है। तो इस प्रकार इस चैप्टर में भी इतना पढ़ते हैं पार्ट 1 पे। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे, पार्ट 2 में हम लोग और देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट को, अभिक्रिया की कोटि को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग प्रथम अभिक्रिया, शून्य अभिक्रिया,
द्वितीय, तृतीय, सभी के अभिक्रम की कोटि को पढ़ेंगे, इसके फॉर्मूला को पढ़ेंगे, इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसको भी देखेंगे। इसके फिर इसकी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग पूरा एमसीक्यू सीरीज देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए धन्यवाद। आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखें। धन्यवाद।